स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा वनम पे। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी यूपीएसआई के मूल विधि से संबंधित वीडियो लाने के लिए। तो इसी के संबंध में मैं आज से यूथ कंपटीशन का जो प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट करने वाली हूँ, जो आपके सिलेक्शन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि बुक पढ़ने से क्या ही होगा, हम कोई मैराथन वीडियो देख लेते हैं। बट मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, मैंने आज तक 4 प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस के 2024 वाले, और इसके अलावा यूपी आरओ के प्रीलिम्स को भी मैंने क्वालिफाई किया है। और अभी कल जो बीपीएससी का डीएसओ का रिज़ल्ट आया था उसमें भी मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये बता सकती हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर कोई आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो वो सबसे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम के टाइम पे मदद करने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हम आगे भी इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये यूथ कंपटीशन का यूपीएसआई मूल विधि है। ठीक है, जनरली हम जीएस पढ़ते हैं तो मूल विधि को छोड़ ही देते हैं हम, तो इसको पढ़ने के लिए एक अलग से टाइम आपको ज़रूर निकालना चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के प्रैक्टिस सेट 51 तक हम इसको कवर करेंगे एक एक करके। आज हम प्रैक्टिस सेट 1 कवर करेंगे। तो हमारे साथ और कोई नहीं है, तो इसलिए हम इस पर टिक वगैरह नहीं लगा पाएंगे। आप बस ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं आंसर बताती रहूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ था। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कब लागू हुआ था? 1950 में। ठीक है, 1950 उत्तर ए होगा इसका। सेकंड है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन अनुतोष पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है? तो इसमें अनुच्छेद 32 इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। एक व्यक्ति कहाँ पर जनहित याचिका दायर कर सकता है? तो यह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, दोनों जगह पे एक व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य पर विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए कौन अपनी राय देगा? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ए, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक। जनरली आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, क्योंकि ये आधे हमको भी समझ में नहीं आते हैं। इसको तो ये तो आसान है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से साक्ष्य जब रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक ही उसमें अपनी राय देगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमेशा पूछा जाता है कि फिशिंग, इसका आंसर होगा फिशिंग। निजी और संवेदनशील जो जानकारियां होती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला जो कार्य होता है उसको क्या कहते हैं? फिशिंग। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी। ठीक है, तो कट्टा टाइप का लग रहा है ना, तो आपको उससे याद हो जाएगा कि आपराधिक मामला कुछ था, तो उसमें जब भी सुहास कट्टी का नाम आएगा तो सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी आपराधिक मामले थे। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर, सूचना तकनीकी की किस धारा में परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, धारा 66C। इसमें आपको परिचयात्मक चोरी के बारे में बताएगा। नेक्स्ट है, कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किसमें है? धारा 18 में है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी। पहला है, स्थावर संपत्ति में किसी हित के विक्रय के लिए संविदा पर। दूसरा है, किसी ऐसे वर्ग के दस्तावेज पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यपत्र में अधिसूचित किए जाएं। नेक्स्ट है, केवल बिल पर। और नेक्स्ट है, उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पे सभी पर इसका ऑप्शन होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि वह इसका था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होगी। तो पहला, स्थावर संपत्ति में किसी हित के विक्रय के लिए संविदा पर भी लागू नहीं होगी। किसी ऐसे वर्ग के दस्तावेज पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा जो गजट में, मतलब राजपत्र में जो अधिसूचित कर दिए जाते हैं, उस पर भी आप सूचना प्रौद्योगिकी के तहत उसको लागू नहीं करा सकते हैं। ठीक है, और केवल बिल जो होंगे उस पर भी नहीं कर सकते हैं। तो तीनों इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 22(4) में निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दी गई है? तो इसका आंसर होगा 2 माह। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, जो निवारक निरोध होता है ना, उसी के तहत दिया है कि 2 माह इसकी अधिकतम अवधि कर दी गई है। नेक्स्ट है 11 नंबर, भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? तो जो भारतीय गणराज्य के 31वें वर्ष में। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारणा को खंडित करने का भार होता है।
इसका ऑप्शन ए सही होगा, सदैव अभियुक्त पर। जो दोषी है, जो अभियुक्त है, उस पर ही हमेशा रहेगा उपधारणा को खंडित करने का भार। ठीक है, नेक्स्ट है 13, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित हुआ। तो ये जनरली सबको पता ही होगा, 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, 14 नंबर है, आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितने वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 80 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया। तो जो आयकर अधिनियम है वर्तमान में काम कर रहा है, वो लोकसभा के द्वारा 1961 में पारित कर दिया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1961। 16 नंबर है, यदि कोई सूचना का अधिकार आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है। 60 दिनों के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। तो इसका आंसर केवल पी होगा, मतलब ऑप्शन सी इसका सही है कि आप शिकायत नहीं दर्ज करा सकते हैं, आप केवल 30 दिन के भीतर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा। तो निःशुल्क, ऐसी लागत पर जो माध्यम या मुद्रण लागत मूल्य के लिए विहित है, या दोनों पर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। मतलब लोक प्राधिकारी जो सूचना उपलब्ध कराएगा वो निःशुल्क भी हो सकती है और कभी कभी उसके लिए पे भी करना पड़ सकता है, जितना उसका लागत मूल्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार है। तो ये संपूर्ण भारत पर विस्तार है। पहले जब जम्मू कश्मीर इसका हिस्सा नहीं था तो उस पर वो नहीं था अधिकार, बट जब से वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है तब से संपूर्ण भारत पर सूचना का अधिकार अधिनियम का विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या पशुवध को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा कि नहीं, पशुवध को अभी मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं माना गया है। ठीक है, इसलिए इतनी पशु हत्याएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 37 के तहत। ठीक है, आगे है, कार्यसूची कागजात सामान्यतया प्रत्येक बैठक से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 2 दिन पूर्व। मतलब कोई भी बैठक होगी उसके 2 दिन पूर्व ही सदस्यों को हम वो कार्यसूची दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1994 का अधिनियम क्रमांक 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अपराध के आगम को परिभाषित किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, धारा 111C। ठीक है, अपराध के आगम को परिभाषित करता है धारा 111C। नेक्स्ट है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि है। तो जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्य हैं उनकी पदावधि 3 वर्ष की होती है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, 3 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो कब इसको स्वीकृति प्राप्त हुई थी राष्ट्रपति की, 9 सितंबर 1972 को। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 1972 में 9 होगा तो 9 सितंबर, उससे आप याद रखिएगा कि 19 सितंबर 1972, क्योंकि 7 और 2 को भी ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो उससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि 9 सितंबर को ही हुआ था। ठीक है, याद करने के लिए बस बता रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहितवाद संस्थित करने का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को प्रभावी हुआ, 19 नवंबर 1986 को। आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देश देते हैं। तो ये हो जाएगा वाहन चालक को। ऑप्शन ए सही है इसका, क्योंकि वही वाहन ही तो वाहन चलाने वाले को तो निर्देश देंगे कि कहाँ पे स्टॉप, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है। ठीक है, मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन प्रस्थापना पर आपत्तियों का उपबंध किया गया है। तो इसको धारा 100 जो है, ऑप्शन बी सही होगा कि मोटरयान अधिनियम 1988 के जो आपत्तियां होंगी उसको धारा 100 के तहत उपबंधित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015 लागू हुआ था। तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 7 जनवरी 2015, ऑप्शन ए सही होगा, 7 जनवरी 2015 को लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का वर्ष 2015 में संशोधन किया गया। तो संशोधित अधिनियम लागू कब हुआ। ठीक है, सॉरी ये ज़्यादा ही आगे बढ़ गया है, 1 सेकेंड, क्षमा चाहती हूँ। क्या है, फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहे हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो हम कहाँ पे थे।
इसका ऑप्शन 26 जनवरी 2016 होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन था कि जो SC/ST अधिनियम है 1989 का, वो वर्ष 2015 में संशोधन किया गया था। तो संशोधित अधिनियम लागू कब हुआ, ठीक है। तो लागू हुआ है कब, 26 जनवरी 2016 को, ठीक है। नेक्स्ट है किशोर न्याय अधिनियम 2015 का विस्तार है, तो ये विस्तार भी संपूर्ण भारत पर रहेगा। आगे देखते हैं घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ। तो घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून जो है वो 2006 में लागू हुआ। ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर गलत युग्म चुनिए। तो इसमें ऑप्शन डी जो है धारा 406 ये गलत है, ठीक है। तो सही कौन सा है वो याद कर लेते हैं। धारा 353 में निर्णय है, धारा 438 में अग्रिम जमानत का प्रावधान है और धारा 482 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट है बंध पत्र की शर्तें, उसमें विहित रकम दुर्भर नहीं होगी। यह उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विहित है। तो यह धारा हो जाएगी हमारी 111, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रवृत्त कब हुई थी। तो कब मतलब लागू हुई थी, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, वो CRPC जो आप पढ़ते हैं, वो लागू कब हुई थी, 1 अप्रैल 1974 को, ठीक है। 1 अप्रैल में 1974 को लागू हुई थी। हत्या और मानववध में अंतर से संबंधित वाद कौन सा है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, रेग बनाम गोविंदा, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि गोविंद अर्थात श्री कृष्ण भगवान बताएंगे कि हत्या कौन सा है और मानववध क्या है। तो इसके बीच में अंतर के संबंध में विवाद कौन सा होगा, जिसमें गोविंदा होंगे, रेग बनाम गोविंदा, ठीक है। नेक्स्ट है पागलपन के प्रभाव में ख को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब कोई पागल व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो उसको हत्या का दोषी नहीं माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही होगा कि क किसी हत्या का दोषी नहीं है, किंतु ख को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। किंतु क्योंकि उसको जान से मारने की बात हो रही है तो उसको प्रतिरक्षा तो देंगे ना, लेकिन वो जो पागल है तो इस कारण से उसको हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर, निम्नलिखित वादों में कौन से सामान्य आशय से संबंधित हैं, ठीक है। सामान्य आशय वाले कौन कौन से वाद हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। महबूब शाह बनाम एम्परर, बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, मतलब एम्परर वाले दोनों हो जाएंगे। और नेक्स्ट कौन सा है, श्रीकांतिया बनाम बम्बई राज्य। तो ये तीनों सामान्य आशय से संबंधित हैं, ठीक है। भारतीय दंड संहिता कब प्रवृत्त हुई थी, अर्थात कब लागू हुई थी। तो ये 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता जो है वो 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी। तो ये 40 क्वेश्चन का पहला प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।